हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और हिस्ट्री में मैं भी क्या पढ़ा रही थी आपको? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा रही थी। गुलामों के गुलाम कहे जाने वाले इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि आप बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, हम जो चाहते हैं हम वो बन जाएं, ऐसा चाहते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है? पहले आपको अपनी योग्यता को निखारना है। योग्यता को निखारने के बाद क्या करना है? योग्यता को निखारने के बाद आपको अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाना है, कड़ी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। तो दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे, ये बताइए। दोस्तों, इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी ने क्या कहा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि आप इसे दास्ता से मुक्ति दे दीजिए, इल्तुतमिश को। अब क्यों दे दीजिए, क्यों कहा होगा ऐसा मोहम्मद गौरी ने? वो इसलिए कहा होगा दोस्तों, क्योंकि जो इल्तुतमिश है वो मोहम्मद गौरी के साथ उनके आक्रमणों में जाता था। जो भी आक्रमण होते थे उनके साथ इल्तुतमिश जाता था। अब जब वह उनके साथ जाता था, उनके साथ युद्धों में लड़ता था, तो वह क्या हो गया था? एक तरह से उनका हितैषी हो गया था, मतलब उनका साथ देने वाला हो गया था। तो मोहम्मद गौरी को उसके कार्य अच्छे लगे इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश ने इसलिए कहा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि आप इसको इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति दे दीजिए। तो उसने आराम शाह को हटाकर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, उसको हटाकर अपने आप ही गुलाम वंश का शासक बन गया। अब शासक बन गया तो अभी तो वह गुलाम है, तो लोग सोचेंगे कि ये गुलाम हम पे शासन कर रहा है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। तो इल्तुतमिश ने क्या करा? उसने सुल्तान की उपाधि भी ले ली, जिसके कारण क्या हुआ? वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना शासन अच्छे तरीके से चला सकता था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि भी ली। अब देखिए, हम थोड़ा पढ़ रहे थे इल्तुतमिश के बारे में, और इल्तुतमिश के समय कौन आया था? चंगेज़ खान भी आया था। चंगेज़ खान जो एक बर्बर प्रजाति का था, जहाँ भी जाता था लाखों लोगों को मार देता था, गांव के गांव बर्बाद कर देता था। तो चंगेज़ खान एक मंगोल आक्रमणकारी था। तो चंगेज़ खान जो है वो ईरान के ख्वारिज़्म शाह को मारने चला गया, ईरान पर वो आक्रमण करने चला गया। कौन? चंगेज़ खान। तो उसने ईरान के ख्वारिज़्म शाह को मार दिया। अब जब ख्वारिज़्म शाह को मार दिया तो उसका बेटा डर गया। बेटा कौन था? मंगबर्णी। वो डर गया। अब मंगबर्णी ने क्या कहा? अगर मैं भी यहीं रहा तो ये मुझे भी मार देगा, इससे अच्छा तो मैं भाग जाता हूँ। तो मंगबर्णी भाग गया। तो मंगबर्णी किसके पास गया? फिर वो इल्तुतमिश के पास चला गया। इल्तुतमिश से कहा कि आप हमारी सहायता कर दीजिए, नहीं तो चंगेज़ खान हमें मार देंगे। अब चंगेज़ खान ने क्या कह दिया इल्तुतमिश से? कुछ पत्रों के द्वारा या जासूस के द्वारा तो कहा होगा, या कोई गुप्तचर होगा तो उस समय तो उनके द्वारा कहा होगा, इल्तुतमिश के पास पहुंचाया, पैगाम पहुंचाया कि अगर आप मंगबर्णी को सहायता करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो हम आपके जो शासन है दिल्ली सल्तनत में उसे भी नहीं होने देंगे, मतलब शासन भी नहीं चलने देंगे आपका। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए इल्तुतमिश क्या इतने लोगों की जान को दांव में लगा देता? नहीं लगाता ना। तो उसने मंगबर्णी की सहायता नहीं की, क्योंकि अगर वो मंगबर्णी की सहायता कर देता तो दिल्ली सल्तनत में जितने आगे वंश चले, जितना शासन चला, वो नहीं चल पाता। क्योंकि चंगेज़ खान तो ऐसा आदमी था कि वह किसी को भी नहीं देखता था, वह सबको मार देता था। जब उसने गांव के गांव बर्बाद कर दिए
तो वो दिल्ली सल्तनत में भी आक्रमण करके वहाँ का भी पूरा बर्बाद कर देता। इसलिए इल्तुतमिश ने वहाँ मंगबर्णी का साथ नहीं दिया और फिर चंगेज़ खान ने क्या करा, मंगबर्णी को भी मार दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने एक अच्छा काम करा कि उसने एक व्यक्ति की जान के लिए इतने सारे लोगों की जान को दांव पर नहीं लगाया। तो इल्तुतमिश से सहायता मांगी किसने, मंगबर्णी ने। लेकिन इल्तुतमिश सहायता करता तो चंगेज़ खान दिल्ली सल्तनत को भी बर्बाद कर देता। इसलिए मंगबर्णी को मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान ने मार दिया। आपको डिटेल से बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब इल्तुतमिश के कुछ प्रशासनिक कार्य भी देख लेते हैं। तो इन्होंने तुर्कान-ए-चहलगानी चलाया। क्या होता है तुर्कान-ए-चहलगानी, मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था। 40 सरदारों का समूह होता है। जो कुतुबी और मुइज़्ज़ी सरदार थे, ये इल्तुतमिश को शासन करने के टाइम पे बहुत परेशान कर रहे थे। होता है जब कोई गुलाम सुल्तान बन जाता है तो औरों को परेशानी हो जाती है, तो और क्या होते हैं, विरोधी हो जाते हैं कि हम शासन करेंगे, तो ऐसे विरोधी निकल जाते हैं। तो इसलिए तुर्कान-ए-चहलगानी चलाया। क्या होता है वो, 40 सरदारों का समूह होता है। फिर राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करा, लाहौर को बदलकर दिल्ली कर दिया। अब इन्होंने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछ लेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए, तो आपसे ऑप्शन दे देंगे और आपको पता होगा तभी आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। न्याय के लिए क्या करा इन्होंने, न्याय के लिए अपने दरबार के बाहर शेरों की मूर्तियां बना दी और उन पे क्या लगा दी, घंटियां लगा दी। अब कोई भी लाल वस्त्र पहनकर आएगा और उन घंटियों को बजाएगा जो शेरों के गले में हैं, तो उन घंटियों को बजाएगा तो उन्हें व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। तो यही इसमें बताया है कि न्याय के लिए शेरों की मूर्तियां थीं और इनके गले में घंटियां डाल दी थी। जो भी व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर आएगा और इन घंटियों को बजाएगा तो सुल्तान उन्हें न्याय दे देगा। ऐसा इन्होंने कर रखा था उस टाइम पे। इल्तुतमिश के समय फारसी और ईरानी संस्कृति का भी प्रभाव फैला। ईरानी और फारसी संस्कृति का। इक्ता व्यवस्था सबसे पहले बताई थी मैंने आपको। इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस करवाई थी इक्ता व्यवस्था। और इक्ता व्यवस्था और रजिया को इन्होंने सुल्तान भी बनाया। अपने बाद अपने बेटे को नहीं, इन्होंने रजिया को सुल्तान बनाया। क्यों? क्योंकि वो योग्य थी। देखिए, योग्य व्यक्ति कहीं भी मार नहीं खाता है। योग्य थी इसलिए उसे शासक बना दिया। लेकिन कुछ लोगों को उसका शासन करना पसंद नहीं आया, अमीरों को पसंद नहीं आया, इसलिए उसे मरवा दिया और वो ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाई। देखेंगे उनके बारे में आगे अपनी क्लास में हम। अब इक्ता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इक्ता क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताई है, ये बात पहले बताई है, तो आप एक बार और पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इक्ता जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। इसकी जानकारी हमें सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा लिखी गई थी। सियासतनामा जो किसके द्वारा लिखी गई थी, निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें इसकी जानकारी मिलती है इक्ता व्यवस्था की। इक्ता जो है एक प्रशासनिक अनुदान होता था और इसे सबसे पहले शुरू किया था ईरानियों ने। ईरानियों के द्वारा शुरू करा गया। फिर मोहम्मद गौरी के द्वारा इनका प्रचार प्रसार हुआ इक्ता व्यवस्था का। और भारत में इंट्रोड्यूस किसने करवाया, इल्तुतमिश ने से शुरू करवाया। मतलब कैसे शुरू हुई, ईरानियों से आई, ईरानियों से मोहम्मद गौरी ने इसका प्रचार प्रसार और किया और फिर इल्तुतमिश ने इसका भारत में प्रचार प्रसार किया।
इक्ता जो है सैन्य और कर संग्रह की एक प्रणाली थी। इक्ता मतलब जो भूमि दी जाती थी, भूमि से जो भी उपज होती थी वह एक कर के रूप में ली जाती थी। तो यही बता रहे हैं कि सैन्य और कर संग्रह की प्रणाली थी, मतलब एक वेतन की तरह यह दिया जाता था। मतलब उस टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते थे, इसलिए भूमि को दे दिया जाता था। और उसमें जो उपज होती थी तो कुछ उपज सुल्तान के पास जाती थी, कुछ उपज जो है वो इनके पास रहती थी जिसके पास इक्ता है। तो जमीन का जो हिस्सा है उसमें आपको बताया मैंने, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। कुछ मतलब हिस्से को उसके हिस्से की जो उपज होती थी उसमें कुछ सुल्तान को मिलता था, कुछ जिसको भूमि दी होती थी कुछ उसे दिया जाता था। तो सैन्य और कर संग्रह की प्रणाली थी। इक्ता के प्रमुख को, अब इक्ता के प्रमुख भी होते थे, ठीक है, उन्हें इक्तादार भी कहा जाता है। इक्तादार के क्या दो कार्य थे, एक तो राजस्व संग्रहण करते थे और एक प्रशासनिक प्रमुख भी थे। इक्तादार जो हैं राजस्व संग्रहण भी थे और प्रशासनिक प्रमुख भी थे। इक्तादार जो भूमि से मिली आय को दो भागों में बांटता था। एक भाग तो एक हिस्सा अपने पास रखता था और दूसरा हिस्सा सरकार को देता था। मतलब जिसको भूमि दी जाती थी वह इक्तादार भी कहलाता था। अब सरकार या सुल्तान को जो भी मतलब मिलती थी, जो भी हिस्सा मिलता था तो उसे क्या कहा जाता था, फवाजिल कहा जाता था। अब जब भूमि दी है तो भूमि में कुछ उपज ही तो लगाएंगे, जब कुछ बोएंगे उससे उपज होगी तो वही तो बांटी जाएगी, उसी के हिस्से होंगे। तो उसका एक हिस्सा किसको दे दिया जाता था, एक हिस्सा दे देते थे सरकार को, सुल्तान को, और एक हिस्सा इक्तदार अपने पास रखता था। अब बलबन जो है, तो ये बताया ना मैंने आपको, सरकार या सुल्तान को मिलने वाली आय को फवाजिल कहा जाता था। अब इसके बाद जो बलबन आता है तो उसमें बलबन के शासन में एक ख्वाजा नामक व्यक्ति होता है। उस ख्वाजा नामक व्यक्ति इक्तादार पर नियंत्रण रखता था। जो ख्वाजा व्यक्ति होता था, ख्वाजा नामक व्यक्ति रखता था बलबन, वह क्या करता था, इक्तादारों पर नियंत्रण रखता था कि मतलब ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा उपज हो रही है और हमें कम दे रहे हैं। उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसको रखा गया, ख्वाजा को किसने रखा था, बलबन ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ताओं का स्थानांतरण कर दिया। इक्तादार वंशानुगत नहीं रहे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्तादार वंशानुगत नहीं थे, मतलब जो योग्य व्यक्ति होगा उसे ही वो इक्ता मिलेगी। अगर किसी के पास इक्ता है और अगर वो व्यक्ति अब नहीं रहता है तो उसके बेटे को वो इक्ता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को इक्ता मिलेगी, इसलिए इसे वंशानुगत नहीं बनाया अलाउद्दीन खिलजी के समय। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने इक्ता को वंशानुगत बना दिया। फिर अकबर के टाइम में इक्ता जो है वो मनसबदारी कही जाने लगी। जो इक्ता व्यवस्था है वो अकबर के समय मनसबदारी कही जाने लगी। और अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या कही जाने लगी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और ये कही जाने लगी। तो दोस्तों अब हम इल्तुतमिश के कुछ वास्तुकला के निर्माण को भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें ऐसा ही होता है कि मस्जिदें बनती हैं, जो भी बनते हैं मस्जिद या मकबरे, जो भी बनता है उसमें मानव की और पशु की इनकी आकृति नहीं मिलेगी। इसमें मिलेगी आपको सिर्फ आयतें, कुरान की आयतें मिलेंगी, स्वास्तिक के चिन्ह मिलेंगे और कमल के फूल मिलेंगे। इनके आपको चिन्ह मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से इनको बनाया गया है मस्जिदों में, मकबरों में। और आप वहाँ देख लीजिए कुतुब मीनार में और बुलंद दरवाज़ा में और
आप देखिए जाके, मैं गई हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और आज के टाइम पे उनकी तरह की नक्काशी नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह जो बनाए गए हैं वैसी कला मिलती तो है मगर उनकी तरह नहीं मिलेगी, क्योंकि सब व्यक्ति के अपने अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है, सबका अलग अलग कार्य करने की आदत होती है। अब इल्तुतमिश के समय देखते हैं कि क्या क्या वास्तुकला का निर्माण हुआ। तो दिल्ली में मकबरा बनवाया इन्होंने, वो जो भारत का पहला मकबरा कहलाता है, और वो इन्होंने किसकी याद में बनाया? अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। कुतुब मीनार को इन्होंने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सिर्फ कुतुब मीनार की 1 मंजिल बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार के ऊपर 3 मंजिल बनाई और उसके ऊपर 1 मंजिल और किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। फिर थोड़ी टूट फूट हो गई, भूकंप आए तो थोड़ी टूट फूट हुई, तो उसमें टूट फूट किसने सही करी? सिकंदर लोदी ने ठीक करी। फिर कुछ कमी दिखी शेरशाह सूरी को, तो उसने एक गेट लगवाया और रॉबर्ट स्मिथ ने एक टावर लगवाया। तो जो भारत का पहला मकबरा है उन्होंने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया। कुतुब मीनार को पूरा किया और इल्तुतमिश ने खुद का मकबरा भी बनवाया, अपना भी मकबरा बनवाया, शमसी मदरसा बनवाया। और इनके समय जो विद्वान थे वो थे मिनहाज उस सिराज। कौन थे विद्वान? मिनहाज उस सिराज। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1236 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों बताइए कि मुझे अब आप कि चंगेज खान जो है वो कौन था? सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। तो बताइए कि चंगेज़ खान कौन था? मंगोल आक्रमणकारी था वो। फिर आपसे मैं पूछूंगी, अच्छा आप बताइए मुझे कि इक्ता व्यवस्था क्या थी? अच्छा, कैसा शब्द है इक्ता व्यवस्था, ये बताइए। इक्ता जो है कैसा शब्द है? ये अरबी शब्द है। और जो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वो कौन कौन से थे? चांदी का टंका और तांबे का चीतल था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हमारा सिलेबस आगे चलता रहेगा और आपको आगे पाठ पीछे सपाट ऐसा नहीं करना है। आप पीछे का भी पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और आगे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी दूसरी क्लास में आएँ तो आप पीछे का रिवाइज करके आएँ। क्यों आएँ? क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वो तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक तरह से मोटिवेट करते हैं एक टीचर को या जो भी मेहनत कर रहा है, यूट्यूब में आके आपको पढ़ा रहा है और जो भी वो शिक्षा दे रहा है, जो आपको लग रही है कि हाँ ये शिक्षा दे रहा है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो आप इतने समझदार हैं कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमारा भी मन करता है कि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाएं। तो दोस्तों अभी तो मैं अकेली हूँ, अगर आपका सपोर्ट मिला मुझे तो मैं और भी टीचर लाऊंगी अपने साथ और आपको और अच्छी क्लास में दे पाऊंगी। बस इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मेरे पास रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी क्लास लाऊंगी और अपना ग्रुप भी बड़ा कर लूँगी आपको पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको पढ़ाती हूँ और बहुत खुशी होती है जब आप मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिएगा,
मेरा साथ दीजिएगा। एक टीचर को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और आपकी तो इसमें तारीफ़ करनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।